गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, कल अपन ने अपने टॉपिक में देखा था विपणन क्या होता है। तो एक बार अपन इसको वापस देख लें कि एक व्यापारी द्वारा वस्तु बेचने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति जो वस्तु कंपनी से या फर्म से खरीदता है, एक व्यापारी, उसको बेचने के लिए वो जो भी प्रयास करता है वो सारे प्रयास क्या कहे जाते हैं? विपणन कहे जाते हैं। यानी उसमें शामिल क्या क्या होता है? विज्ञापन शामिल किया जाता है कि वो वस्तु बेचने के लिए विज्ञापन करता है, विभिन्न प्रकार की कटौतियां देता है, डिस्काउंट देता है, या अन्य कोई भी वो स्कीम या माध्यम जिसके द्वारा वो ये चाहता है कि उसका व्यापार क्या हो, चलता रहे, वो उसके द्वारा लगातार वस्तुओं का विक्रय किया जाता रहे। तो उसके लिए वो जितने भी प्रयास करता है ना, यानी कोई भी तकनीक जिसका उद्देश्य क्या हो, विक्रय में वृद्धि करना हो, उसको ही क्या कहा जाता है? विपणन कहा जाता है। तो कल अपन ने इसकी जो सामान्य कार्य थे वो देख लिए, कौन कौन से थे। सबसे पहला था बाजार विश्लेषण करना, यानी सबसे पहले वो क्या करेगा? बाजार से सूचनाएं इकट्ठा करेगा कि अपनी वस्तु के संबंध में ग्राहक क्या सोचते हैं, उसका आय का स्तर क्या है, कैसी वस्तुओं को वो पसंद करते हैं। दूसरा, उसके बाद में विपणन नियोजन करेगा। मान लो उसको ये पता चला कि जो विज्ञापन अपने द्वारा किया जा रहा है वो विज्ञापन पर्याप्त नहीं है, तो वो उस विज्ञापन में सुधार करेगा, उसके संबंध में नई प्लानिंग करेगा। तीसरा, संचार कार्य। संचार कार्य में वो सूचनाएं शामिल की जाती है जिनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, यानी वस्तु के संबंध में वो सारी सूचनाएं जो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है क्या कही जाती है? संचार कहा जाता है। उसके बाद में उत्पाद का रूपांकन और विकास। सूचनाएं पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? अपने उत्पाद को तैयार करते हैं उन सूचनाओं के आधार पर जैसी सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई गई है। और अपन सामान्य रूप से देखते भी हैं कि कोई भी वस्तु बाजार में बाद में आती है और उसके विज्ञापन पहले ही टीवी अखबार में आने लग जाते हैं, तो उसके आधार पर ग्राहक उनको पसंद या नापसंद करते हैं। उसके बाद में पांचवा कार्य था बाजार वर्गीकरण करना, कि इसमें उपभोक्ता की आय, पसंद, फैशन के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे एक रेडीमेड कंपनी है, वो क्या करती है? महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी वो अपना एक अलग से बाजार निर्धारित करती हैं कि मेरे को महिलाओं के लिए वस्त्र बनाने हैं, पुरुषों के लिए बनाने हैं, बच्चों के लिए बनाने हैं। वो अपने बाजार का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं और उसके आधार पर ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय करते हैं। उसके बाद में प्रमापीकरण और श्रेणीयन। अब देखो, जो भी व्यापारी नई वस्तु बनाता है तो ये तो है नहीं कि वो पहली बार में नई वस्तु बनाएगा। निर्माता फर्म है और वो क्या बनाती है? शूज बनाने की उसने अपना कारखाना लगाया, जूते बनाते हैं। तो जूतों के लिए प्रमाप क्या है? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये क्या है? प्रमाप है। और उसको भी अपने जो जूते हैं वो इसी प्रमाप पे बनाने पड़ेंगे। अंतर वो किसमें कर सकता है? उनके डिजाइन, उनके रंग, उनकी कीमत, इनमें वो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन प्रमाप में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब ये तो है नहीं कि वो 5.75 और 6.25 साइज के जूते बनाएगा, यानी प्रमाप के आधार पर ही बनाते हैं। वो तो हो गया प्रमापीकरण। और दूसरा है श्रेणीयन। इसमें वो अपने उपभोक्ताओं की क्या करते हैं? श्रेणी विभाजित करते हैं। जैसे छोटे बच्चों के उत्पाद 0 से 6 महीने के बच्चे के अलग आते हैं, 6 महीने से 1.5 साल के बच्चे के अलग आते हैं। तो वो क्या है? श्रेणी, कि किस श्रेणी के ग्राहकों के लिए वो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो प्रमापीकरण और श्रेणीयन दोनों हैं। उसके बाद में पैकिंग और लेबलिंग, है ना। पैकिंग में क्या करते हैं? वस्तु को पैक करके सुरक्षित रूप से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। और कोई भी वस्तु की जो पैकिंग है वो क्या है? उसकी सुरक्षा की गारंटी है, यानी यदि पैकिंग खुली हुई है तो हम उस वस्तु का क्रय नहीं करेंगे, है ना। तो पैकिंग से क्या मिलती है अपने को? वस्तु की सुरक्षा की गारंटी। और इसमें अगला है लेबलिंग। लेबलिंग है किसी भी उत्पाद पे जो पर्ची लगी रहती है जिस पर उसकी कीमत, उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट,
उसके उपयोग की शर्तें लिखी रहती है ना, वो क्या कहा जाता है, लेबलिंग, है ना। उसके बाद में अगला है ब्रांडिंग, यानी ये क्या होता है, वस्तु का पहचान नाम होता है, जिससे अपन वस्तु की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे पार्ले-जी, कोलगेट, एशियन पेंट, ये क्या है, ब्रांड नेम है। तो अपन जाके वही नाम बोलेंगे अपने को, अगला वो चीज बिना किसी किंतु परंतु या कोई अतिरिक्त सवाल पूछे अपने को वो चीज पहुंचा देगा। वहां पे अपने को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि पार्ले-जी के बिस्किट चाहिए, है ना, सिर्फ अपन क्या बोलेंगे, पार्ले-जी का पैकेट चाहिए, तो पार्ले-जी बिस्किट ला के देगा, क्योंकि वो क्या है, उसका ब्रांड नाम है, उसकी अलग से क्या बनी हुई है, पहचान बनी हुई है। अगला है ग्राहक समर्थन सेवाएं। ठीक है, ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या होती है कि कई उत्पाद ऐसे होते हैं कि उपभोक्ता उनको घर पे लाके क्या नहीं कर सकता, अपने आप असेंबल नहीं कर सकता। जैसे एसी है, ठीक है, या और कोई बिजली का बड़ा आइटम है, तो उनको क्या करना होता है, कंपनी उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियर हैं वो भेज के उनको उसी कीमत पे क्या करती है, घर पे इंस्टॉल करवा के देती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्राहक समर्थन सेवाएं कहा जाता है। इसके बाद में देखो अगला इसमें नया टॉपिक आता है, विपणन का महत्व है, कि विपणन हमारे लिए क्यों जरूरी है या व्यापार के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें देखो विपणन कार्य को जो इसका महत्व है, इसकी महत्व के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है व्यवसायियों के लिए ना, कि जो व्यवसायी हैं या जो फर्म है उसके लिए उसका क्या महत्व है। दूसरा उसका ग्राहकों के लिए महत्व है। तीसरा समाज के लिए, और चौथा राष्ट्र या देश के लिए उसका क्या महत्व है। तो यहां अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक व्यवसायी के लिए विपणन कार्य का क्या महत्व है, या एक व्यवसायी के लिए विपणन क्यों जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। अब मान लो आज इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि वर्तमान में बाजार कैसा है, पूर्ण प्रतियोगिता से भरा हुआ है, और प्रतियोगिता भी कैसी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है ना, कि अपने देश में ही नहीं, देश के बाहर भी जो व्यापार हैं उनसे भी अपने को क्या करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो ऐसे में वही व्यापारी सफल होंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, अपनी वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर पाएंगे, विक्रय कर पाएंगे। और विक्रय करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो विपणन क्रियाएं हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। यानी बिना विपणन क्रियाओं के किए वो क्या नहीं कर सकते, वर्तमान में अपनी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका विक्रय नहीं कर पाएंगे। दूसरा है नियोजन का आधार। नियोजन से आशय है किसी भी कार्य के संबंध में क्या करना है, पूर्व निर्धारित योजनाएं बनाने से है। यदि अपने को वस्तुएं अपनी बेचनी हैं तो उनके संबंध में वस्तुएं बनाने से पहले अपने को क्या सोचना होगा, उन वस्तुओं के विक्रय के संबंध में योजनाएं बनानी पड़ेंगी ना। वस्तुएं बनाने से पहले उनको बेचें कैसे, वो अपने को सोचना पड़ेगा। और बिना सोचे यदि अपन ने वस्तुओं का उत्पादन कर लिया और उसके बाद में अपन ने ये सारी क्रियाएं की, तो अपने को निश्चित रूप से व्यापार में क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। क्योंकि अपनी पूंजी तो क्या हो जाएगी, वस्तु उत्पादन में पहले ही ब्लॉक हो जाएगी। तो अपन ये सहायक क्रियाएं कर नहीं पाएंगे, और ये सहायक क्रिया किए बिना क्या नहीं होगा, विक्रय नहीं होगा। और विक्रय नहीं होगा तो अपने को व्यापार में निश्चित रूप से क्या मिलना है, हानि का मिलना तय है। तो अपने को पहले क्या करना होता है, विपणन नियोजन करना होता है कि अपन अपनी जो वस्तु बना रहे हैं उसको कहाँ बेचेंगे, किस माध्यम से बेचेंगे, किस कीमत पे बेचेंगे, वो सारा अपने को पहले इसमें तैयार करना पड़ेगा। तीसरा अधिक विक्रय, है ना, कि जब अपना उत्पादन और विपणन पूर्व निर्धारित है, यानी अपन ने पहले से तय कर लिया
कि कैसे अपने को अपनी वस्तु का विज्ञापन करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, किस बाजार में बेचना है, किस ग्राहकों को बेचना है, तो निश्चित रूप से अपनी वस्तुओं का क्या होगा, विक्रय होगा और लगातार विक्रय होता रहेगा। तो अपने को चौथे टॉपिक में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी वस्तुएं लगातार रूप से विपणन में बिक रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन जब अपन बढ़ाएंगे तो पांचवें बिंदु में क्या होगा, प्रति इकाई लागत क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि एक से ज्यादा जब वस्तुएं बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पे भी वस्तुओं का अपन उत्पादन करेंगे तो अपनी प्रति इकाई लागत क्या आएगी, कम आएगी। और प्रति इकाई लागत कम आएगी तो अपने क्या बढ़ेंगे, अगले टॉपिक में लाभों में वृद्धि होगी, क्योंकि खर्चा कम आ रहा है ना। कि पहले एक वस्तु अपन कितने रुपए में बेचते थे, 10 रुपए पे, और उसको बनाने का खर्चा कितना आ रहा था, 8 रुपए। अब लगातार उत्पादन कर रहे हैं अपन तो खर्चा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। पहले 8 में बनती थी, अब कितने में बनती है, 7 में, और बिक कितने पे रही है, 10 पे ही। तो लागत में कमी आई तो ज्यादा क्या हुए, लाभ ज्यादा हुए। अब लाभ ज्यादा होंगे तो अपने जो मध्यस्थ हैं, यानी एजेंट है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, वो अपने को क्या मिलेंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यानी अपनी वस्तुओं को वो क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे। क्यों खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनमें दूसरी वस्तुओं के मुकाबले ज्यादा लाभ हो रहा है। अब ज्यादा लाभ हो रहा है तो मध्यस्थ बढ़ेंगे, और मध्यस्थ को बढ़ने से क्या होगा, अपनी जो संगठन की गुडविल है, ख्याति है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी बाजार में अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या कर पाएगा, एक अलग से पहचान बना पाएगा, संस्था की ख्याति बढ़ेगी। और ख्याति बढ़ने से क्या होगा, व्यापार का विकास और विस्तार दोनों होंगे। यानी व्यापार की पूंजी भी बढ़ेगी और उसके जो साधन हैं उन साधनों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी दोनों तरह के बढ़ेंगे, संपत्तियां भी बढ़ेगी और पूंजी भी बढ़ेगी। अब एक व्यापारी को संस्था लाभ दे रही है, उसकी समाज में पहचान हो रही है, तो अगले टॉपिक में क्या होगा, उसके जो अपने सामाजिक दायित्व हैं, यानी एक फर्म के व्यापारी उनको भी पूरा करेगा, है ना। सामाजिक दायित्व कौन कौन से होते हैं, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना, ना, जो समाज के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं हैं उनका विस्तार करना, पर्यावरण का ध्यान रखना, है ना। वो इन कामों को कब कर पाएगा, जब उसको व्यापार में क्या होएगा, लाभ होगा, तो ही वो समाज के बारे में सोच पाएगा। अगर लाभ नहीं होगा तो सबसे पहले वो किसके बारे में सोचेगा, अपने लाभ के बारे में सोचेगा, समाज तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो गए व्यवसाय के लिए महत्व है। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है कि विपणन का ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, यानी विपणन ग्राहकों के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें पहला देखो, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। इससे पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा है कि जब लगातार विक्रय होगा तो प्रति इकाई लागत क्या आएगी, कम आएगी। अब लागत कम आएगी तो वस्तु की जो विक्रय मूल्य है उसमें भी क्या होएगी, कमी आएगी। और विक्रय मूल्य है ना, कि पहले वो 10 में बेच रहा था, अब बनाने का खर्चा उसका 7 रुपये आ रहा है, तो वो उसमें भी क्या करेगा, विक्रय मूल्य में भी कमी करेगा। अब कमी करेगा तो ग्राहकों को उसी कीमत पे क्या मिलेगी, सस्ती और बेहतर वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा, अब वस्तुएं सस्ती मिल रही है तो उनके पास क्या बढ़ेगी, बचत, है ना। उनके पास पैसे बचेंगे ग्राहकों के पास। अब पैसे बचेंगे तो वो क्या कर पाएंगे, अपनी एक से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, है ना। कि पहले वो 10 रुपए में एक वस्तु खरीद रहे थे, अब उसने 10 वस्तुएं एक साथ खरीदी तो उसके पास कितने रुपए बचे, 10 रुपए बचे हैं, तो 10 रुपए से वो अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु भी खरीद सकता है ना। तो पूंजी में बचत होगी तो बचत के परिणाम स्वरूप वो क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की एक से ज्यादा वस्तुओं की
उपलब्धि करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएंगे। तीसरा है ज्ञान में वृद्धि, और ज्ञान में वृद्धि किससे होती है? विज्ञापन के माध्यम से, है ना। कि वर्तमान समय में विज्ञापन इतने प्रभावशाली हैं, इतने आकर्षक हैं कि उनसे अपने को ये तक पता चलता है कि अपने को संबंधित वस्तु किस दुकान से खरीदनी है। पता चलता है ना कि आजकल जो भी ऐड आते हैं अखबार में, टीवी पे, उनमें नीचे नीचे क्या लिखा रहता है? उन दुकानदारों के नाम, मोबाइल नंबर सारे लिखे रहते हैं, जहाँ से अपन वो वस्तु आसानी से क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। मान लो विज्ञापन आया कि LG का जो डबल डोर फ्रिज है वो कितने रुपए में मिल रहा है? 20,000 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, इतना ही सूचना आ गई। अब नीचे कोई सूचना नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, तो ग्राहक उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? पूरे शहर भर में ढूंढते फिरेंगे। और आजकल क्या करने लगे, नीचे दे दिया कि झुंझुनू में आपको इस दुकान पे मिलेंगे, सिक्कर में इस दुकान पे मिलेंगे, जयपुर में इस दुकान से मिलेंगे, और साथ में मोबाइल नंबर भी है। आप कभी भी फोन करके उस दुकान पे जाके वो वस्तु क्रय कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, और साथ में कीमत भी लिख दी कि कितने में मिलेगा? 20,000 में। तो दुकानदार को उनको 20,000 में देना पड़ेगा, है ना। वो उनसे 20,000 से 1 रुपया ज्यादा भी नहीं ले सकते। चौथा, धन का सही उपयोग। जब उनको पता है कि अपने को कोई भी वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं के क्रम को निर्धारित करके वस्तुओं पर सही सही और अपनी पूंजी को क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। यानी उनको पता होता है कि कहाँ अपने को अपनी पूंजी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, कौन सी चीज अपने को खरीदनी है, या जो वस्तु अपन खरीद रहे हैं वो अपने लिए उपयोगी है या नहीं है। पांचवा, जीवन स्तर में वृद्धि, है ना। कि जब ग्राहक अपनी पसंद की वस्तुओं का क्रय करता है और उनका उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि उसके जीवन स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का क्रय करके क्या करता है? उनका उपयोग करता है। कोई उस पर बाध्यता नहीं होती कि वो किसी की बताई गई वस्तुओं का क्रय करे और उनका उपयोग करे। छठा, विक्रय की बाद की सेवाओं का लाभ। इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा है, कल भी पढ़ा था, कि जो ग्राहक समर्थन सेवाएं होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है? विक्रय के बाद की सेवाएं कहा जाता है। जैसे AC खरीदने के बाद दुकानदार का उसका क्या करना? अपने घर पे जाके इंस्टॉल करके आना, या फ्रिज या LED टीवी का खराब होने के बाद घर पे मैकेनिक का जाके उसको क्या करके आना? रिपेयर करके आना। क्या कहा जाता है? ग्राहक समर्थन सेवाएं कही जाती है। उसके बाद में अगला, बाजार सूचनाओं की जानकारी। अब बाजार सूचनाएं कौन सी होती है? कि कोई भी वस्तु है उसमें यदि कोई भी बदलाव किया जाता है, मान लो उसकी पैकिंग में बदलाव किया गया, उसकी कीमत में बदलाव किया गया, तो वो सूचनाएं भी कहाँ से मिलती हैं अपने को? विज्ञापन के द्वारा मिलती हैं। अपन टीवी पे रोज देखते हैं कि सर्फ एक्सेल पहले 60 का था और अब कितने का हो गया? 56 का, है ना। या कोई भी वस्तु उस पर 100 ग्राम फ्री या 20 ग्राम फ्री, या एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री, तो वो सारी सूचनाएं भी किससे मिलती हैं अपने को? विज्ञापन के माध्यम से मिलती हैं। और विज्ञापन किसका हिस्सा है? विपणन कार्य का हिस्सा ये है। तो इसमें ये सारी सुविधाएं अपने को मिलती हैं। अगला, सही समय पर वस्तुओं की उपलब्धि। सही समय से आशय कि जब बाजार में उनकी मांग हो, उसी समय जो उत्पादक है उनको क्या करते हैं? बाजार में उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र या जो सीजनेबल पदार्थ हैं, जैसे पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये सारे समय के अनुसार बाजार में उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगला है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। जब उपभोक्ता क्या करता है? अपनी पसंद की वस्तुओं का क्रय करता है, तो उन क्रय से उसको क्या मिलती है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और वो लगातार उसी वस्तु का उपयोग जारी रखता है। तो ये 2 टॉपिक थे। पहला, व्यवसाय के लिए विपणन का महत्व है, और दूसरा, ग्राहकों के लिए विपणन का महत्व है। थैंक यू।